सर एक हाँ बताओ बेटा। सर रिक्वेस्ट थी, अगर हो सके तो पेपर से पहले एक आध दो सेशन और ऐसे रखवा दीजिएगा। हाँ रखवा देंगे बेटा, है ना, रखवा देंगे। ठीक है, चलें। तो पहला, अब जो यहाँ तक अपन ने सवाल किया था, अब ये प्रश्न है। अब देखो आप लोग जल्दी थोड़ा आ जाएं तो फिर ये बीच में एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने की दिक्कत ना रहे, है ना। कॉजेशन थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी। अब है नैतिक अभिक्षमता, इसको बोलते हैं मोरल एप्टीट्यूड। तो देखो, नैतिक अभिक्षमता बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अपन मनोवृत्ति और अभिक्षमता दोनों में अपने को अंतर पता है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अगर व्यक्ति में एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए एथिकल, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा। क्योंकि फिर एप्टीट्यूड ही उसका एथिकल हो गया। वो अगर उसका जो इनर कॉन्साइस या जो अंतरात्मा है वो इतनी मजबूत होगी कि उसे कोई भी गलत काम करने से रोक रही है, या जो उसने दायित्व लिए हैं उनके प्रति उसको प्रतिबद्ध कर रही है, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो वो आपसे यहाँ से पूछा है कि नैतिक अभिक्षमता क्या है। अपन पहले आंसर पढ़ेंगे, फिर इसमें क्या करेक्शन है वो अपन बताएंगे। सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक अपने कर्तव्यों का निष्पादन न केवल कुशलता से अपितु जनहित को ध्यान में रखकर प्रभावी ढंग से भी करें। वांछनीय मूल्य न्याय, सहानुभूति, करुणा, और इसे लक्ष्य अभिमुख अभिक्षमता, गोल ओरिएंटेड है, यहाँ ओरिएंटेड है, एप्टीट्यूड माना जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोल देना, तो इंग्लिश वाला भी आज यहाँ पर है ना। तो अब नैतिक अभिक्षमता, तो अभी अपन परिभाषित करते, जैसे इसमें कहीं नहीं लिखा है सिविल सेवक और ये सब, तो पहले लाइन में, पहले पॉइंट में अपन ये परिभाषित करते कि भाई नैतिक अभिक्षमता होती क्या है। तो इसमें अपन बोलते कि भाई जब व्यक्ति इंटरनलाइज कर ले नैतिक मूल्यों को, वो अंतर ग्रहण कर ले, वो आत्मसात कर ले, इंटरनलाइज जब नैतिक मूल्यों को, और वह उसके व्यवहार में अनायास ही आ जाए, मतलब उसे कोई विशेष एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े नैतिकता का पालन करने में। तो दो चीजें, है ना, ध्यान से सुनना। एक तो उसके व्यवहार में स्वाभाविक हो जाए, वो नेचुरल हो जाए। दूसरी बात, अगर वो नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो ये दो चीजें हैं नैतिक अभिक्षमता, मतलब अनायास स्वभाव से ही वो लागू कर ले। दूसरी बात, अगर वो नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है तो उसमें जबरदस्त प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, ये नैतिक अभिक्षमता है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले लाइन में बतानी थी। दूसरी दूसरी बात, दूसरे पॉइंट में आप लोक सेवक पे या इस पे आ जाते हैं, और उसमें देखो बेटा, माइक बंद कर लो, जिसके माइक चालू है माइक बंद कर लीजिए प्लीज, है ना। किसी के माइक चालू है, जैसे ये है अपने निक्की गुप्ता, है ना, ठीक। तो ये हो गया ना। तो अब दूसरे में कि भाई लोक सेवकों के लिए ये क्यों मूल्य है या क्या इसके लक्षण है। तो भाई प्रतिबद्धता, इंटीग्रिटी, है ना, और ये सब इंपॉर्टेंट है, और आज लोक सेवकों में ये वांछनीय है। अब आप बोल देते नोलन कमिटी बोल देते यहाँ पर, है ना, कि उन्होंने भी ऐसे लक्षण बताए बताए ना, नोलन ने साथ। यस और नो? यस सर। सूल है जी टाइप सर। में, हाँ मैंने सूल है टाइप याद कर रखा है उसको, ऐसा ये साथ ही है ना। यस। तो यहाँ सेकंड में वो पॉइंट आप बता सकते थे तो नाम जाता, तो बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट आता। तीसरे में आप जैसे आवश्यक बोल सकते थे कि भाई गुड गवर्नेंस, है ना, पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस जनोन्मुख शासन के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो मेरा ये कहना है कि नोलन कमिटी, सेकंड ARC, इन सब पॉइंट्स को आप लाओ आंसर में, जहां उपयुक्त लग रहा है। किसी में सेकंड ARC लिया है, किसी में नोलन लिया है, किसी में फिर और कोई गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट और सिटीजन चार्टर, ये सब वर्ड्स लिया है। ठीक है, तो ये अपन को लिखना था। कोई डाउट इसमें कि बढ़े जल्दी? ठीक, बढ़ते हैं। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। परोपकारिता को उदाहरण के माध्यम से समझाइए, है ना। एक्सप्लेन एल्ट्रुइज्म थ्रू एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था। परोपकारिता मतलब बहुत बढ़िया, जैसे इन्होंने लिखा है
इसका तात्पर्य स्वयं के हित के बजाय दूसरों के हित में कार्य करना। भाई एकदम सही डेफिनेशन है, अपन भी यही मतलब आपको बोलते हैं या यही सलाह देते हैं कि सरल लिखो, सटीक लिखो, है ना, सरल और सटीक। तो जो परहित को अत्यधिक महत्व देते हो, जो पर कल्याण को, है ना, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, उसको परम महत्व देते हो, वही सही, ठीक है। तो यही है कि भाई दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, ये परोपकारिता है, ठीक है। देखो दया करुणा, है ना, और दया करुणा और मतलब दूसरों की भलाई, है ना, इन सबसे भी ऊपर है परोपकारिता। परोपकारिता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें निरंतरता है। जैसे मान लो यार ये भलाई करता है, तो कभी कुछ कर दिया उन्होंने, ठीक है, यार ये बहुत दयालु है, तो कभी कुछ कर दिया कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, है ना। लेकिन परोपकारिता एक निरंतर दूसरों के कल्याण में किया जाने वाला कार्य है, कि भाई ये निरंतर दूसरों के कल्याण में कार्य करता है ना, और इसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया उसको। जैसे मदर टेरेसा आप बिल्कुल ले सकते थे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मदर टेरेसा, गौतम, है ना, गौतम बुद्ध ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, है ना। तो अब जैसे इन्होंने और उदाहरण के माध्यम से समझाइए। मेट्रो में किसी जरूरत उनके लिए सीट छोड़ देना, अंगदान करना, अक्षय पात्रा फाउंडेशन। अब ठीक है ना, अक्षय पात्रा फाउंडेशन एग्जाम्पल सही है, ठीक है, बट फिर भी एक ब्रॉडर वे में आप एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला गौतम बुद्ध दे सकते थे, मदर टेरेसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिन्होंने एनजीओ या फिर जैसे मान लो रतन टाटा या अजीम प्रेम जी, इनके नाम आते हैं इस सब में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते थे, कोई इशू है इसमें। अब देखो परोपकारिता में दूसरों का हित निरंतरता से और प्रतिबद्धता से, मतलब उसका लक्ष्य होता है कि दूसरों का हित करना है। अपना लक्ष्य क्या है? रैंडमनिज्म है, मतलब यादृच्छिकता है अपने में। क्या कभी मूड किया, कहीं गए, अरे तो दे दिया, है ना, दान कर दिया, ये कर दिया, अपने में ऐसा है ना। मेन काम अपना वो नहीं है परोपकारिता या दूसरों का कल्याण। जब दूसरों का कल्याण ही मेन काम बन जाता है ना, मेन वो फैक्टर है अपना, तब फिर परोपकारिता जैसा कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। बढ़े आगे। अब देखो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, मतलब ये होगा कॉग्निटिव बायसनेस। वैसे तो उसको अपन वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह को ना। अब ये कॉग्निटिव बायस है, पक्षपात, है ना, जबकि कॉग्निटिव प्रेजुडाइस। हाँ प्रिजुडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ वर्ड मैंने देखे कि वर्ड मतलब मैंने ये भी देखा कि अच्छे से उसको ट्रांसलेशन पे काम करना है, ठीक है। तो प्रिजुडाइज, है ना, तो कॉग्निटिव प्रिजुडाइज। अब देखो प्रिजुडाइज क्या है? प्रिजुडाइज या पूर्वाग्रह ये होता है कि जैसे मान लो मुझे सामने स्पष्ट दिख रहा है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल यार ये लड़की है और ये लड़का है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इन्होंने शादी की है, ठीक है, कोई धर्म कोई जाति नहीं देखती, लेकिन मेरे अंदर ये फिट है कि यार अंतरजातीय विवाह समाज में मान्य है, अंतरजातीय विवाह से समाज संतुलित रहता है, अंतरजातीय विवाह से समाज में एक वो बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है। सब पूर्वजों ने मेरे से कहा है और मेरे वो फिट है सामाजिकरण की प्रक्रिया से, ठीक है। तो फिर मैं वो जो सामने तथ्य दिख रहा है उसको इग्नोर करूंगा, तर्क बनाऊंगा, है ना, शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रुथ या डेविएशन फ्रॉम ट्रुथ, कि मैं सत्य से विमुख होता जाऊंगा और उस विमुखता के लिए मैं महत्वपूर्ण तर्क बनाऊंगा, महत्वपूर्ण लॉजिक दूंगा जो मेरे प्रिजुडाइज से आए हैं, जो मेरे पूर्वाग्रह से आए। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, कि भाई संज्ञानात्मक तर्कों के आधार पर मैं पूर्व जो मेरी अवधारणा है, मान्यता है, उसको मैं सही सिद्ध करना चाह रहा हूं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो जैसे देखो इसको पढ़ते हैं, जिस तरह से कोई विशेष व्यक्ति, है ना, घटनाओं तथ्यों अन्य लोगों को समझता है, वह उनकी अपनी विशेष मान्यता अनुभव पर आधारित होता है और उचित या सटीक नहीं हो सकता है। खा पंचायत ऑनर किलिंग को बैठा। अब देखो यार इस डेफिनेशन से मैं संतुष्ट नहीं, तो वेग सी है ना, मतलब ये बताना पता नहीं क्या चाह रहा है, जबकि
जबकि मैं इतना सरल बताने में तुमको क्या जा रहा है, तुम ये समझो कि भाई जो वर्तमान में या जो प्रेजेंट में है ना, या जो सामने सत्य है उससे विमुखता, और विमुखता का आधार क्या, कि जो हमारे पूर्वाग्रह के तर्क हैं, जो पूर्वाग्रह का ज्ञान है, उनको आधार बनाकर वर्तमान में सत्य या सही राह से विमुखता, डेविएशन फ्रॉम ट्रुथ या राइट कोर्स, राइट पाथ बेस्ड ऑन प्रीजुडाइज कॉग्निटिव आर्ग्यूमेंट्स। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। है ना? तो ये होता है। तो आप बहुत सिंपल लिखो ना यार कि वर्तमान वर्तमान के सत्य से विमुखता इसका महत्वपूर्ण आधार है। नहीं तो अपन पूर्वाग्रह कहेंगे ही नहीं, अपन अनुभव कहेंगे, अपन पूर्व ज्ञान कहेंगे, अगर वो सही चीज में उसको लॉजिक कर रहा है। जैसे मैंने देखा कि नहीं यार ये शेर है ना जो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि यार ये शेर है ना जो पीछे की टांगों पे है और आगे की टांगे इसने ऊपर कर रखी है, तो मेरे को पूर्व का अनुभव है कि भैया अब ये छलांग लगाएगा, क्योंकि पीछे से प्रेशर, ये फोर्स क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर, दैट इज माई एक्सपीरियंस, है ना, ये मेरा अनुभव है। ठीक है? या भाई जैसे कोई मान लो व्यक्ति नशे में है ना, कोई व्यक्ति बहुत मजबूर है, कुछ है, तो भैया अब ये कोई गलत कदम उठा सकता है ना, तो ये अपना अनुभव है ना। तो एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, है ना, एंड प्रिजुडाइज, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। पूर्वाग्रह आपका पूर्व ज्ञान और आपका पूर्व अनुभव, अनुभव तो पूर्व ही होता है ना, ये सब अलग चीजें। तो पहले पॉइंट में आप सटीकता से लिखें, दूसरे में चाहे आप ये उपयोग कर लें, चाहे आप ऑनर किलिंग उपयोग कर लें, चाहे आप मोरल पुलिसिंग कर ले, चाहे आप खाप पंचायत कर ले, चाहे आप अंतरजातीय विवाह कर ले, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सर रूढ़िवादिता और इसमें बता दीजिए तो। किसमें? पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता दोनों। रूढ़िवादिता है जो समाज में सत्य, मतलब समाज में परंपरा, इतिहास और बहुमत, तीन चीजें, बहुमत, बहुसंख्यक, बहुमत उसके साथ है, परंपरा है, और परंपरा कोई कल परसों की नहीं है, ऐतिहासिक है। इन तीनों से वो चीज स्थापित है और उसका कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या लॉजिकल इवेल्युएशन नहीं किया गया है। जैसे मान ले ट्रिपल तलाक, मान ले बहुपत्नी प्रथा, है ना, मान ले वो कौन सा निकाह होता है, कौन सा विवाह, वो कोई वर्ड है ना, निकाह है, 3 तलाक से। हाँ, एक और एक ऐसा निकाह भी है इसमें, मतलब वो मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स ही सिचुएशन है। तो मान ली 2-3 चीजें अपन ने देखी मुताबिका हाँ जो भी है, मुतानिक है ना। तो जैसे मेहर, मुता, हलाला, है ना, लड़की के प्रति समाज में नकारात्मकता, है ना। जैसे कई कई लोग इस तरह की चीजें कर लेते हैं। जैसे मान लो ये अपनी पर्सनल जीवन के अनुभव, मान लो कोई ड्राइव कर रहा है दोस्त लोग, है ना, और सामने से गाड़ी कोई चला रहा है, तो क्या यार भैया यार ये है ना निश्चित रूप से कोई लड़की गाड़ी चला रही है यार, है ना, क्यों? क्योंकि भाई उसको कभी धीरे चला रही है सेफ्टी से, ये वो, तो यार भैया ठीक, इसमें नेगेटिव क्या है ना। तो मतलब एक इस तरह का प्रिजुडाइज, समझ रहे हो ना ये सब, कि भाई हाँ मर्द को दर्द नहीं होता, बिल्कुल सही है भाई राजेश बेटे, है ना, बिल्कुल सही, है ना। तो इस तरह की चीजें ये है। तो आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें। तो देखो एथिक्स है ना, अपने सराउंडिंग, अपनी लर्निंग, इन सब से तुम मजे से लिंक करो उन कॉन्सेप्ट्स को। पर तुम क्या रहते हो कि नोट्सों तक सीमित रहते हो, नोट्सों में बंधे रहते हो, है ना। बड़े आगे सामाजिक अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए कोई एक उदाहरण लिखिए। सामाजिक अभिवृत्ति मतलब सोशल, ये आ जाएगा सोशल एटीट्यूड है, एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड, एंड राइट्स वन एग्जाम्पल। ठीक है? तो सोशल एटीट्यूड समाज, संस्कृति, संगठन, संस्थान आदि प्रति का व्यक्ति का दृष्टिकोण। सामाजिक अभिवृत्ति सिंपल है कि किसी समाज के बारे में क्या एक मनोवृत्ति बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैपनीज आर वेरी डिसिप्लिन और वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मतलब ऐसा बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं कल परसों कोई वीडियो सुन रहा था, तो उसमें लिखा था कि कुछ 3 एम्प्लॉय ऐसे बातें करते करते 3 मिनट पहले निकल गए ऑफिस से, है ना। मतलब वो उन्होंने वो कर दिया, क्या कर दिया, है ना, वो पंच कर दिया, अंगूठा लगा दिया, तो उनकी रिकॉर्ड हो गया कि ये 3 मिनट पहले गए। तो उन्होंने मीडिया में आकर पूरे पूरे देश से माफी मांगी। बताओ आप, 3 मिनट। और यहाँ देखो, यहाँ घंटों का ही पता नहीं। ठीक है। और जैसे एक एक हमारे आईआईटी में जब वो ह्यूमैनिटी के एक लेक्चर चलते थे, तब वो एग्जांपल देते थे, वो वीडियो भी दिखाते थे कि सुबह के 4 बजे हैं, ठीक है, रोड पे कोई भी नहीं है, कोई भी, फिर भी एक जापानी एक एक बंदा साइकिल से आता है, और वो बिल्कुल जहाँ पैदल चलते हैं ना, पेडेस्ट्रियन होते हैं, है ना, उसके पीछे खड़ा होता है वो, और जबकि दूर दूर तक कोई नहीं, और वो फॉलो करता है। अपने तो युवा केसरी के चक्कर में थोड़ा सा वो तो दिखती नहीं है अपन को, वो जो लाइनें खींची रहती है ना, वो तो ये सोचते हैं कि ये तो अपना अधिकारी है। तो अपन अपन मतलब एक डिसिप्लिन, और ये तो जो समाज के प्रति है, जैसे कई, जैसे हाँ भाई, उनके लिए बोला जाता है कि भाई वो आराम से इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब वो इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं है। जैसे अपनी टॉलरेंस सोसाइटी है, ठीक है, अपन टॉलरेंट है बहुत, हर कोई आए मोस्ट वेलकम, ठीक है, अपना जिए, अपने साथ खुश रहे, मोस्ट वेलकम, ठीक है, इस तरह का। फिर जैसे कई मतलब अलग अलग कल्चर है, जैसे साउथ वो है ना, साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में जॉयफुल, है ना, और एक बहुत आनंद जैसा, वो लोग ये सोचते हैं प्रकृति से कम लो और कम में मस्त रहो, ये साउथ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। साउथ अमेरिका को कम, भाई भाई वो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, सभी कोई डेवलप्ड कंट्री तो उसमें है नहीं, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री कैसे है, वहां रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जनता कम है। जनता ने उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया, जो अपने तो कोने कोने में कोई ना कोई पौधा लगा दिया ना, या कोने कोने में कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि कर दी ना, वहां ऐसा नहीं किया होगा। मतलब उन्होंने कहा नेचर को बढ़िया प्रोटेक्टेड रहने दो, बढ़िया मस्ती से। देखो आप देखो, वो फुटबॉल खेलने में, गेम में, उनके साल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें अजीब से वो कपड़े वपड़े पहन के, और ये मतलब वो बहुत इंजॉयमेंट वाली वो है। फिर आप भूटान का एग्जाम्पल दे सकते थे। भूटान ने आर्थिक विकास और प्रकृति के साथ निम्न संसाधन में रहना, कम संसाधन में रहना, तो उसको चुना। ठीक है। तो ये एक तो सामाजिक मनोवृत्ति आपको बताना था। जैसे भाई, जैसे टिट फॉर टैट, है ना, आंख के बदले आंख का सिद्धांत, तो अपने आप ही अरेबियन कल्चर अपन को सामने आती है। तो इस तरह का आपको भाई समाजों के जो नियम है, जो मान्यताएं हैं, जो सभ्यताएं चलती आएगी, जो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके आधार पर एक समाज की छवि बन जाती है। उसको बोलते हैं सामाजिक अभिवृत्ति या सोशल एटीट्यूड। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है। जैसे आज आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना, कि भाई वो समान लिंग वालों के विवाह को मान्यता नहीं दी कि नहीं दी, है ना, तो नहीं दी। वो है मान्य कर नहीं। दिया भाई ट्रांसजेंडर शादी कर सकते हैं, पर समान लिंग वाले नहीं कर सकते। फिर है ना, नोट डाउन कर लो, जैसे 3-4 दिन पहले वही दैनिक भास्कर में था, पीछे के लास्ट के पेज पर, है ना, वो मैं डालना भूल गया, मैंने फोटो ही नहीं ली, कि जैसे चीन में क्या हो रहा है कि जो लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं ना, जो लोन चुका नहीं पा रहे, उनकी न्यूड फोटो, उनकी नग्न फोटो सोशल मीडिया पे Yes. डाली जाती है। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध है। पढ़ा होगा ना तुम में से किसी ने भी। ये तो एप्स के जरिए भी हो रहा है, उसमें रेट भी ज्यादा दे रहा कहाँ पर है। सर? चीन में, जान चीन में, है ना। तो ये एकदम प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध है। अब जैसे कहीं ना कहीं तुमको प्रोफेशनल एथिक्स का एग्जाम्पल लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लो बीच में आ रहा था प्रोफेशनल एथिक्स में कि भाई लोन जो नहीं दे पा रहे थे उनके लिए वो गुंडे भेज रहे थे, तो जीना आराम कर रहे थे। फिर जैसे बीच में प्रोफेशनल एथिक्स का आया था कि वो धोनी का वो डीएलएफ का एग्जाम, वो एड, वो मैगी का माधुरी दीक्षित अमिताभ बच्चन का एड, है ना। फिर वो है ना, वो पुष्पा वाला, अरुण क्या नाम है ना, तो उसने, उन्होंने, उनको बहुत बड़ा ऑफर था कि जुबा केसरी का ऐड कर ले वो,
है ना, लेकिन उन्होंने जोहा केसरी का ऐड नहीं किया। तो वो ये कि आप ये प्रोफेशनल एथिक्स का ये बोल सकते हो। बड़े मनोवृत्ति संबंधित सामंजस्य सिद्धांत, ये हार्मोनी थ्योरी नहीं है, ये कॉन्ग्रुटी थ्योरी है। कॉन्ग्रुएंस होता है ना एक वर्ड जिससे सामंजस्य की फील आती है ना, कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENC, है ना। तो कॉन्ग्रुटी थ्योरी थी ये हार्मोनी थ्योरी नहीं थी। मैंने इसका वर्ड देखा तो कोई हार्मोनी, अब अगर वो खैर अपने लिए तो रिजल्ट सेम ही था। अगर ये कॉन्ग्रुटी थ्योरी लिखते तो कतई आइडिया नहीं लगता, है ना। Yes. हार्मोनी में तो फिर भी थोड़ा बहुत चिपकाए होंगे तुम कुछ ना कुछ, है ना। तो ऑसगुड तथा टोनेनबॉम ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें इसने कहा क्या था, है ना, इसने कहा ये था कि यार हर व्यक्ति चाहता है कि वो सामंजस्य में रहे। सामंजस्य में रहे मतलब जैसे बहुत ज्यादा आप नहीं चाहते हो कि एकदम 24 घंटे पढ़ते रहो। आप चाहते हो यार थोड़ा मनोरंजन हो जाए, या थोड़ा शारीरिक कार्यक्रम भी हो जाए, है ना, थोड़ा सा यार दोस्तों से मिल बैठ भी लें, थोड़ा सा सोशल लाइफ भी हो जाए। मतलब एक सामंजस्य चाहता है। बहुत साइको और इस तरह के जो मानसिक थोड़ी सी बीमार टाइप लोग होते हैं, वो एक ही चीज में बहुत अति में चले जाते हैं। जैसे कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन था वो कि वो निठारी कांड में उनके Yes, दोस्त sir. पाए गए, शायद इस तरह के केस। तो वो बड़ा इशू वाला बात थी, पर वो एक साइको तरह का वो एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि साइको तरह का इसे एग्जाम्पल है कि वो बहुत अति में, जैसे निर्भया केस, बहुत ये मतलब वो मेंटल सिकनेस जैसी वो सिचुएशन है ना। अब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में निरंतरता बनी रहे। वह हर काम रोज, जैसे अपन डेली पूजा कर लें, डेली सुबह उठ जाएं, डेली टाइम से नहा लें, डेली हेल्दी खाना खा लें, डेली अच्छी पढ़ाई हो जाए, तो हम प्रसन्न चित रहेंगे। यस और नो? Yes, sir. तो इस तरह का बैलेंस चाहिए, है ना। भारत में भी टैक्स जमा करने वाले के नाम पब्लिक करके चौराहे पे दिखाना चाहिए कहती है। अब यार टैक्स जमा नहीं करने वाले या टैक्स चोरी करने वाले, है ना, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जो रेगुलर ऑफेंस है कि भाई रेगुलर अपराधी है ना, उनकी फोटो पुलिस ने ये कहा है कि भाई वो कुछ कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालेगी, और कुछ जगह जो जैसे नेकी की दीवारी की वो है ना, मतलब जहाँ कपड़े वपड़े या जो भी तुम दान कर सकते हो वो दे सकते हो, ऐसी जगह बनाएगी जहां उनकी फोटो देगी, तो ताकि वो एक सामाजिक उससे क्या हो, डरे, है ना। तो सही तो है यार। देखो देखो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि आप डिसीजन किस तरह का ले रहे हो। जैसे टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके नाम आप किसी पोर्टल पे डिस्प्ले करते हो, तो नाम डिस्प्ले करना, फोटो डिस्प्ले करना, इट्स नॉट बिग डील। पर आप न्यूड फोटो, तो यार आप तो एकदम हर्ट कर रहे हो। अब तो उसकी प्राइवेसी को, उनकी गरिमा को, एक जो अपना आर्टिकल 21 है उसी को निपटा रहे हो आप। तो उतना नहीं, नहीं तो देखो फिर मतलब क्रूरटी या कितना गंभीर दंड होना चाहिए, ये उस अपराध के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे अपन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो फांसी दे रहे हैं, अपन गला ही बंद कर दे रहे हैं उसका, है ना। तो इस तरह से आप डाउन लाओ ना यार। मतलब आप रेशियो में अपराध दो, मतलब जो रेशियो में दंड दो, आप जो क्राइम है उसके रेशियो में आप पनिशमेंट दो, ये सही है। तो आप इस तरह का तर्क दे सकते हो, सही है गलत है, ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। आप खुद उसमें समझो कि भाई आपको क्या लग रहा है, और उसमें फिर तर्क दो उस तरह, ठीक है। तो ये जैसे मतलब कई कई जगह इस तरह का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि भाई किसने कोई ने रेप किया, है ना, और मान लो प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, है ना, जैसा भी है, पर उस रेपिस्ट से उसकी शादी कर दी जाती है। कई ऐसे भी मैंने द हिंदू वगैरह में एग्जाम्पल जब मैं तैयारी करता था तब पढ़ता था। तो ये भी सही लॉ नहीं कि जो अपराधी है ना, जिसने उस महिला के साथ गलत कृत्य किया, जीवन भर उसके साथ रहना। अब इसके पॉजिटिव में लॉजिक ये, भाई उस महिला को तो जीवन भर का वो मिल गया ना, यार ये अपराधी को ही अपन को इसके साथ जीवन निकालना है अपन को,
है ना। और कुछ जो इसके पक्ष में लॉजिक देते हैं वो देते हैं कि अब इसी की जिम्मेदारी है इस महिला की देख रेख और ये सब। तो यानी कि तुम तो महिला को ही बोझ समझ रहे हो ना, मतलब महिला को ही तुम ये समझ रहे हो ना कि ये किसी के भरोसे ही रहेगी, ये खुद से सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये मेंटेलिटी छिपी है कि नहीं छिपी है इसमें? ठीक है, आप उसको बढ़िया उस बंदे को पनिशमेंट दीजिए, आप इस महिला को मतलब उसको अच्छा पनिशमेंट दीजिए, और यहाँ अच्छा कंपनसेशन दीजिए आप पनिशमेंट देते हुए भी। भाई उसको आजीवन कारावास, जितना जो अपराध के अनुसार जमता है वो कारावास दीजिए, और इसको अगर वो वेल ऑफ है या वैसा है तो आप इसको आर्थिक क्षतिपूर्ति दीजिए, उसके साथ रहने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये एक वो है मतलब रेशियो में ना। तो हार्मोनी या कॉन्ग्रुइटी थ्योरी या सामंजस्य सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति अपने क्रियाकलाप, अपने एक्शंस, अपने विचारधारा, अपने मत, अपने थॉट में, अपने विचारों में एक सामंजस्य चाहता है। वह एक संतुलित जीवन पद्धति या संतुलित विचारों का सामंजस्य चाहता है। ठीक है, तो ये ऑसगुड और टोनेनबाउम ने कहा था। ऑसगुड और टोनेनबाउम ने ये कहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मनोवृत्ति संबंधी। अब ये बात तो तय है कि इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है तो याद करना ही बड़ा कठिन है, उस समय याद ही नहीं आता दबाव में। ठीक है, सद्गुण नैतिकता, है ना, सद्गुण। म्यूट कर लो ना भैया, किसकी आवाज आ रही है? जैसे अन्नू है, अन्नू म्यूट कर लो बेटे। ठीक, अब चलिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, चलते हैं ना। तो सद्गुण नैतिकता क्या है? देखो, वर्चू है ना, वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स आते ही वही कल वाला सिद्धांत, कल वाला एग्जाम्पल क्या था कि भाई वो कौन सी थ्योरी थी यार, वो अपीजमेंट पॉलिसी, है ना। क्या बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिसी को? तुष्टिकरण। हाँ, तुष्टिकरण की नीति। तो जैसे मैंने क्या कहा था कि तुष्टिकरण की नीति में सही एग्जाम्पल डालना है अपन को हिटलर वाला, है ना, कि वो मेजर इंसिडेंट है जहां से ये नीति आगे बढ़ी है, इस नीति को मान्यता प्राप्त हुई। ऐसे सद्गुण नैतिकता आज भी है, सब चीजें अपन बोलते हैं, बट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स और मेनली अरस्तु या प्लूटो था ना शायद, अरस्तु प्रतिपादक था वर्चू एथिक्स से। वैसे तो वो तीनों में ही देखी जाती है ना। वर्चू एथिक्स के प्रतिपादक कौन थे, जल्दी बताओ। सर्वप्रथम सुकरात। सुकरात थे, पर प्लूटो ने शायद वर्चू इज Yes, नॉलेज sir. में कहा था कि सद्गुण ही और ज्ञान है। प्लेटो ने चार बताया। और प्लूटो ने कहा था ना सद्गुण ही ज्ञान हाँ, चार। ज्ञान के बारे में प्लूटो ने बताया। है ना। तो देखो सद्गुण नैतिकता क्या है। अब देखो यहाँ अगर अपन तीन चीजों को समझें, जैसे एक होता है ट्रेट्स, ट्रेट्स होता है मतलब लक्षण, है ना, गुण, इस तरह का, है ना। लक्षण मान लो तुम, लक्षण, ट्रेट्स लक्षण, है ना, ट्रेट्स मतलब लक्षण, है ना। एक होता है लक्षण, है ना, एक होता है क्वालिटी मतलब गुण, क्वालिटी। तो लक्षण, ट्रेट्स, है ना, और गुण, क्वालिटी, बताओ क्या अंतर है तीनों में? और सद्गुण, बताओ, ट्रेट्स, क्वालिटी एंड वर्चू। जल्दी बताओ, कोई भी ऐसे इतनी बड़ी लोडी नहीं है कि मतलब बहुत, एक जो भी विचार आ रहा हो जल्दी बताओ। सर गुण अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, सद्गुण अच्छा ही होता है। तो जैसे लक्षण होता है तो लक्षण पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जैसे किसी बीमारी से होता है। गुण मतलब उसको अच्छे सेंस में लेते हैं, और सद्गुण उससे भी ऊपर लेते हैं, जैसे ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा। बिल्कुल। और
सर लक्षण के लिए सर प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लक्षण दोनों होते हैं। सद्गुण हमेशा सकारात्मक होता है, गुण भी नकारात्मक। हाँ, मोर और लेस सही है भाई। लक्षण पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने लक्षण है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिस भी तरह का है। गुण ज्यादातर पॉजिटिव में लिया जाता है, ठीक है, कि भाई जैसे कोई पदार्थ के लिए अपन बोले मीठा है ना, स्वादिष्ट है ना, इस तरह का, तो ये गुण है, ठीक है। सद्गुण, हमेशा सद्गुण जी, हमेशा पॉजिटिव में। हाँ, हमेशा पॉजिटिव और एक अटमोस्ट प्लेस मोस्ट है ना, मतलब जैसे एक लक्ष्य के रूप में, जैसे मान लें समाज में बंधुता स्थापित करनी है ना, तो बंधुता फ्रेटर्निटी एक सद्गुण हो गया है ना, ठीक है। बंधुता एक सद्गुण हो गया। और इसके लिए समाज में किस तरह के लक्षण चाहिए कि परस्पर विश्वास हो, ठीक है, परस्पर विश्वास हो, परस्पर लोग आपस में क्या करते हो, सहयोग करते हो, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे का आदर करते हो, है ना। और गुण जैसे ये सब किस समाज में आ पाएगा, है ना, मतलब ये लक्षण के भाई एक के समाज में जो समाज पढ़ा लिखा हो, मॉडर्न हो, है ना, मतलब और एक सामंजस्य से रहता हो, है ना, मतलब इस तरह का। तो लक्षण पॉजिटिव नेगेटिव कहें हो सकते हैं, गुण हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और सद्गुण एक लक्ष्य के रूप में स्थापित होते हैं कहीं भी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो सद्गुण नैतिकता, विवेक का संकट, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, है ना, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, विवेक का संकट, या इसको क्या बोलते थे अपन, विवेक का संकट ही बोलते थे, कुछ अलग बोलते थे यार हिंदी में टर्मिनोलॉजी। नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा। हाँ, दुविधा, है ना, नैतिक दुविधा नहीं है, नैतिक तो अलग हो जाएगा। चिंता, नैतिक चिंता। हाँ, नैतिक चिंता भी अलग है थोड़ा, क्राइसिस ऑफ नैतिक द्वंद्व, ठीक है ना। तो विवेक का संकट, अब देखो, मतलब नैतिक द्वंद्व, और ये सही बात है कि इसने एक ही टर्म में यूज किया है, पर मतलब इसने गलती से लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा तो अलग है यार। जैसे विवेक का संकट इसने वही लिखा है, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, पर हाँ, पर अलग बात है। जैसे नैतिक दुविधा तो अलग बात है, नैतिक दुविधा में होता है जहाँ नैतिक मूल्यों में संकट हो, है ना, जहाँ नैतिक मूल्यों में ही संकट हो कि हम नैतिक मूल्यों में चयन नहीं कर पा रहे, तो नैतिकता एथिक्स अनिवार्य है वहां पर। विवेक का संकट में, हालांकि इसने गलत लिखा है, पर अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बोलूं तो विवेक का संकट में यह है कि मस्तिष्क निर्णय करने में सफल नहीं हो पा रहा है। जैसे सर अंतरात्मा की आवाज। हाँ, हाँ, अंतरात्मा की आवाज, पर अगर इसको विजडम बोले ना अपन, विजडम, अंतरात्मा के संकट। हाँ, अंतरात्मा का संकट, है ना। तो जैसे मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ, इसको समझाओ। तो पहला, किसी व्यक्ति का मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क निर्णय नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एसडीएम है ना, अब वो एक किसी निर्णय कर रहा है कि भाई रोड इधर से निकले या इधर से निकले, दो ऑप्शन है उसके पास। अब ये व्यक्ति है एक वाला, वन वाला, है ना, ये उसको दे रहा है मान लो 50 लाख, है ना। दूसरा व्यक्ति ये है जो ये दे रहा है उसको 70 लाख, है ना, दूसरा व्यक्ति है। पर पहला वाला जो है ये उसका पर्सनल टच है थोड़ा, है ना, पर्सनल टच है, मतलब दोस्त है, डेली बैठता उठता है, या उसकी पॉजिटिविटी एक अच्छा व्यक्ति है। अब इसको भाई को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। कैसे, यहाँ 20L+ दिख रहे हैं इसको कि भाई 20 लाख है, और यहाँ देख रहा है कि ठीक है यार 50 है, तो ज्यादा कम भी नहीं है, लेकिन वो दोस्त भी है, आगे काम भी आएगा। तो इस तरह की चीजें, तो ये मस्तिष्क का द्वंद्व हो सकता है भाई ना। दिस इज ए क्राइसिस ऑफ माइंड या क्राइसिस ऑफ विजडम, या विजडम तो भाड़ में जाए, विजडम तो बोलेंगे नहीं,
सर एथिकल डिलेमा। हाँ मतलब नैतिक, इसमें नैतिक तो कुछ भी नहीं, वो प्योर करप्ट आदमी है, पूरा गलत काम कर रहा है ना भाई। जैसे है ना, इंग्लिश इंग्लिश वाला तो बता देंगे, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाला तो वही है, क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस। ये रहा क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो आप। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बुद्धिजनों कि मस्तिष्क का द्वंद होता है, माइंड का भी, है ना, उसमें एथिकल कंसर्न कहीं नहीं होता है। जैसे ये बताओ, तुम सहमत हो कि नहीं हो कि ये किसी का द्वंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? यस सर। हो सकता है। हाँ, ये Yes, sir, हो सकता है। हाँ, पर इसमें एथिकल कंसर्न कहीं नहीं है, तो प्योर अनएथिकल काम है। पर हो सकता है उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो, तो इसको कंफ्यूजन बोलेंगे, क्राइसिस बोलेंगे, पर वो माइंड का बोलेंगे, है ना। एथिकल यहाँ है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, यानी अंतरात्मा का द्वंद, है ना। अंतरात्मा या इंटर जो हमारा कॉन्साइंस है, दैट इज ए सोर्स ऑफ मॉरल ऑर्डर्स, है ना, वो नैतिक आज्ञा, नैतिक आदेश, है ना, इन सब का स्रोत है वो। तो उसको एथिकल टर्म में ही बोलेंगे, तो लिखेंगे वही जो आप समझ रहे हो। मैंने सिर्फ एक इलॉबरेट करने के लिए आपको बोला है, ठीक है, कि भाई वही द्वंद का मतलब दो विकल्प हैं, दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में निर्णय लेना जरूरी है, हट नहीं सकते, किसी में भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती, है ना। मतलब निर्णय लेके अपन को दुखी होना ही होना है, चाहे कोई सा भी निर्णय लें। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ वो लिखेंगे वही हम, कि भाई जहां दो नैतिक मूल्य परस्पर टकरा रहे हैं, देयर इज ए स्ट्रगल या कॉन्फ्रंटेशन ऑफ टू एथिकल वैल्यूज। हाँ, लेने की मतलब लेना, सही गलत का निर्णय लेना बड़ा कठिन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन ये है। सर इसमें दूसरा मीनिंग भी तो निकलता है कि हमने पास्ट में यदि कोई मॉरली कोई चीज गलत कर दी हो तो फिर हमको एक पछतावा टाइप का होता है कि गिल्ट अरे है, हमने हमारा वो काम तो गिल्ट है, तो वो इसमें नहीं आएगा सर, वो किसी बुक इसमें में पढ़ा बिल्कुल था नहीं आएगा, इसलिए। नहीं इसमें बिल्कुल नहीं अच्छा आएगा। ठीक दैट इज मतलब एक 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 अपराध बोध का ज्ञान होना, एक गिल्ट फील होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना, है ना। फिर बार बार मतलब आत्मा जब जोड़, भाई आत्मा तो तब जब जोड़ती है जब यू आर इन प्रोसेस टू टेक डिसीजन, कि भाई आप निर्णय लेने के क्रम में हो, है ना, तब तब ये होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई पहले ले लिया तो फिर उसकी ग्लानि है ना, उसकी उसकी अपना को वो है क्या, मतलब अंदर से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, बिल्कुल सही। तो ये लिखेंगे अपन यहाँ, वही लिखेंगे जो आप लिखते आए हैं कि भाई दो ऐसी परिस्थितियां जब दोनों तरफ नैतिक पक्ष मजबूत है, निर्णय लेना जरूरी है, कोई भी पक्ष का निर्णय लेंगे तो संतुष्टि नहीं होगी। जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी विकल्पों में से एक के पक्ष में ठोस निर्णय नहीं दे सके, एक स्थिति ऐसी जिसमें फैसला करना गलत मतलब कठिन, है ना, तो ये हो सकता है किसी एक पक्ष को चुनाव संभव। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उन्होंने किया क्या कि जैसे आज मैं उसमें पढ़ रहा था अपने उसमें, तो उसमें लिखा था कि कांग्रेस के उसमें कि वो अभ्यर्थियों से वो नहीं लेगी क्या, परीक्षा शुल्क नहीं लेगी अभ्यर्थियों से। तो मतलब इस तरह की वो जो वैसी है ना, तो अब भाई कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं यार, जैसे ज्यादातर अभ्यर्थी तो सक्षम भी हैं, और मान लो नहीं लेंगे तो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो कहीं डाइल्यूट ना हो जाए, वो कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, है ना। मतलब ये एक सोचने का तरीका भाई बहुत ज्यादा। जैसे मान लो हरियाणा एग्जाम्पल, है ना, हरियाणा में क्या फ्री लाइट और फ्री मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पानी खूब था ही, तो किसानों ने जो सिंचाई की तो मृदा खराब होगी, ठीक है, पानी बर्बाद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा बिल आया, तो सरकार एक कर्ज में चली गई। तो इस तरह की चीजें कि भाई दोनों संतुलन साधना पड़ेगा। आप लोक प्रशासन में नैतिक तत्वों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं
एथिकल एलिमेंट्स को, किसमें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बहुत सारे हैं, आप किस समाज में रह रहे हो, आप किस सभ्यता से आए हो, ठीक है, आपकी क्या पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, आप किस बैकग्राउंड से आपने तैयारी की है, आपको किस तरह का, हाँ जिसने भी किया हो, जिसने भी किया हो, है ना। अपन तो ये बोल रहे हैं कि वो तो आज मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया, तो उस तरह की। तो आपकी प्रशिक्षण कैसा हुआ है, आपका बॉस कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग कैसे हैं, आपको सुविधाएं कैसी हैं, ठीक है। जैसे शी जिनपिंग का स्टेटमेंट कि आप ऐसी सिचुएशन बनाइए कि जिसमें कोई भ्रष्टाचार करना ना चाहे, भ्रष्टाचार कर ना सके और भ्रष्टाचार करने का साहस ना हो। Nobody can be corrupt, nobody dare to be corrupt और nobody want to be corrupt, ठीक है। तो इस तरह की चीजें तो वो अपन यहाँ लिख सकते। उत्तरदायित्व के प्रशासन में मुख्य लाभ क्या होते हैं? अगर कोई बंदा रेस्पॉन्सिबल है तो वो अपने आप ही पीपल ओरिएंटेड है ना। सर क्राइसिस और मॉरल डिलेमा डिफरेंस क्या होगा? क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में यह है कि अंतरात्मा सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब वो कंफ्यूज है। मोरल डिलेमा में ये जरूरी नहीं है। मोरल डिलेमा में कि दो महत्वपूर्ण पक्ष, दो एकदम स्ट्रॉन्ग एथिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे हैं जो आपस में एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, दैट इज मोरल डिलेमा, है ना। पर इसमें मोरल डिलेमा मतलब देखो, मोरल डिलेमा में एथिकल स्टैंड है ना, नैतिक पक्ष सेंटर में है। क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में अंतरात्मा या कॉन्साइंस अपने सेंटर में है, मतलब अंतरात्मा केंद्रित ये विचारधारा है और वो नैतिक पक्ष, नैतिक द्वंद, नैतिक तर्क आधारित विचारधारा है, ठीक है। उत्तरदायित्व के प्रशासन में लाभ, सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग, लोगों की शासन प्रशासन में निष्ठा, सहयोग, ठीक है। भ्रष्टाचार मतलब आप जो कमिटेड रहेंगे, आप पीपल ओरिएंटेड काम करेंगे, आप वेलफेयर, आपका एक दिखावा नहीं रहेगा, आपको एक एनोनिमिटी के साथ आप काम करेंगे, आप उसके बदले में कुछ नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे आजकल बदले में लोग करप्शन भी एक्सपेक्ट करते हैं प्लस मान सम्मान भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे और ये सब पे अपने कामों का। जैसे पहले एक आईएएस था जिसने, उसको ऑब्जर्वर बनाया गया था गुजरात में, तो उसने फोटो शेयर कर दी थी, गाड़ी वाड़ी के साथ उठा दिया। तो इस तरह की चीजें है ना कि भाई आप उसके बदले में फेम भी चाह रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया, रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, जबकि एनोनिमिटी है ना। आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, आप सिर्फ प्रक्रिया और उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप इंटीग्रिटी रहेगी, आप में डेड ऑनेस्ट रहेंगे आप, है ना। मतलब सभी चीजें हैं। अगर यू आर रेस्पॉन्सिबल देन यू यूज ऑल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, तुम संसाधनों का अच्छे से उपयोग करोगे। नैतिक संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ बाहर से बंद कर जाओ भाभी। तो वो है कि भाई आप नैतिक संहिता के डूज और डोंट की लिस्ट है ना, डूज और डोंट की लिस्ट है। जैसे आज तुम ये बताओ कि आज सिचुएशन ये है कि हमको नैतिक संहिता बतानी पड़ रही है, और बतानी पड़ रही है क्या, बता भी रहे हैं तब भी उसको ऐसा ले रहे हैं ठीक है यार ये फंडेबाजी है, ये सब बोल वचन है ना। जैसे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपन लेते हैं, ठीक है कि भाई ठीक है इस तरह के लिस्टेड है, माने तो माने भैया, जहाँ अपना कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जहाँ अपना कुछ भी नहीं हो रहा है तो ठीक है ये मान लो और चिपका दो टैग, भैया मैंने ये ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। जहाँ अपना स्वार्थ है, जहाँ अपना कितना बड़ा स्वार्थ है, कितना बड़ा भय है, उससे डेविएट हो गए। तो इस तरह की चीजें, तो ये नैतिक संहिता। तो आप सोचो, आप तुलना करो कि जैसा अपन ग्रंथों में पढ़ सकते हैं वैदिक एरा है ना, वैदिक युग, जिसमें इस तरह का व्यवहार एक्सेप्शनल था जो आज कॉमन है। मतलब आदमी करप्ट है, आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है, आदमी खुद की ड्यूटी नहीं समझ रहा है, ठीक है, वो बिना कुछ किए
सब चीजें लेना चाहता है ना, इस तरह की चीजें, तो वो एक्सेप्शनल था। जैसे मान ले दैत्य, राक्षस, इन सबको वो दूर रहते थे, ये रहते थे, और उनको ऐसा सिग्निफाई कर रहा था। आज उल्टा है, आज उन लोगों का टापू है जो कोड ऑफ कंडक्ट पे चलते हैं, वो लोग इस सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे हैं। अशोक खेमका का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा। तो उस तरह की चीजें आज हो रही हैं। तो मतलब आप समझो भाई, आप कोड ऑफ कंडक्ट में तो सिंपल लिख सकते हो कि साहब ये नैतिक मानक, नैतिक व्यवहार के जो मानदंड है, नैतिक व्यवहार के जो डूज और डोंट है, मतलब जो जिनका पालन करना चाहिए और जिनका नहीं पालन करना चाहिए, उनकी एक सूची है ना। और आशा की जाती है सभी से, और कौन आशा करता है? समाज आशा करता है। कौन आशा करता है? संविधान, शासन आशा करता है कि भाई इस तरह का व्यवहार नागरिक और निवासी करें, ठीक है। सच बिहेवियर शुड बी फॉलोड बाय सिटीजन्स और रेसिडेंट्स, यस और नो। तो ये यहां पर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो नैतिक संहिता होगी, है ना। आजकल बहुत सारी है इसमें, कोड ऑफ कंडक्ट भी चुनाव के समय नैतिक संहिता है ना। पार्लियामेंट में भी नैतिक संहिता लिखी है, कई जगह भी लिखे रहते हैं कि भैया यहाँ पर ऐसा व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें, है ना। इवन शोर ना करें, यहाँ पर टॉयलेट ना करें, यहाँ पर जुबा केसरी ना थूके, तो ये सब भी भैया व्यवहार वो ही है कि भाई आपके व्यवहार को गाइड किया जा रहा है। ये एक का पॉइंट है क्लीननेस, एक का ऑब्जेक्टिव है क्लीननेस का, कोई का ऑब्जेक्टिव है अनुशासन का, कोई का ऑब्जेक्टिव है व्यवस्था बनाए रखने का, और यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि भाई नैतिकता समाज में आगे बढ़े, नैतिक व्यवहार, नैतिक व्यवस्था समाज में स्थापित हो, एथिकल बिहेवियर, एथिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। कोई दिक्कत है क्या? बताओ बेटा। अरे सर इसी को कोड ऑफ एथिक्स भी बोल सकते हैं ना? कोड ऑफ एथिक्स ही तो है बेटा, कोड ऑफ एथिक्स ही। कोड ऑफ कंडक्ट, अब जैसे कोई पूछ ले तुमसे, आचरण संहिता कहेंगे सर उसको। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या डिफरेंस है? तो भाई देखो, कोड ऑफ एथिक्स बहुत सैद्धांतिक है, कोड ऑफ कंडक्ट व्यवहारिक है। कोड ऑफ एथिक्स एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, जैसे सत्यनिष्ठा हर जगह, अनुशासन हर जगह, मेहनत हर जगह, है ना। पर कोड ऑफ कंडक्ट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे इलेक्शन में तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, पार्लियामेंट में तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, तुम कोचिंग में बैठे हो तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है या नहीं? तो वो उस स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। यस जी सर, आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नहीं सर। ठीक। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के कोई दो प्रावधान लिखिए, ठीक है। तो ये था कि भाई आप, अच्छा ये एक छूट गया, सोशल ऑडिट। जी सर, हाँ। सोशल ऑडिट छूट गया, ठीक है ना। सामाजिक लेखा परीक्षा से आप क्या समझते हैं? सोशल ऑडिट, देखो यार, सोशल ऑडिट में ये होता है कि समाज के इन्वॉल्व करके, है ना, समाज को शामिल करके और ऑडिटिंग की जाती है। सोशल ऑडिट ही लिखा है ना इसको इंग्लिश में, हाँ सोशल ऑडिट। पहली बार ये नरेगा में लाई गई थी। क्या करते हैं अपन, एक प्रार्थी होता है जो प्रार्थना करता है कि भाई साहब ये दिक्कत है, ऐसी ऐसी दिक्कत है ना। और दूसरा होता है अधिकारी जो उसके संबंध में निर्णय लेता है। तीसरा होता है भाई, एक तो होता है प्रार्थी, एक होता है वो ऑफिसर जो इससे कंसर्न है, एक होता है पूरा प्रशासनिक महकमा जो, या वो हायर अथॉरिटी जो डिसीजन ऑन स्पॉट ले सके। जैसे अगर अधिकारी तहसीलदार है, मान लो मैंने याचना की कि साहब ऐसे ऐसे मेरी शिकायत विकायत में ये दिक्कत हो रही है, मेरी रजिस्ट्री में ये दिक्कत हो रही है, तो ये हो गया तहसीलदार।
दूसरा हो गया प्रार्थी में, तीसरा हो गया डीएम, है ना, कि भाई कलेक्टर जो तुरंत पनिशमेंट ले लेगा या तुरंत निर्णय ले लेगा। और चौथी पार्ट हो गया जनता। तो स्टेक होल्डर्स आ गए, सब हितधारक आ गए। क्यों? देखो जनता में, क्योंकि जनता के पास समर्थन का और विरोध करने की शक्ति है लोकतंत्र में। या तो वो किसी को सपोर्ट कर सकती है, उसका जबरदस्त विरोध कर सकती है। तो अगर यहाँ कुछ इलीगल हुआ, यहाँ कुछ गलत हुआ, तो जनता विरोध में आएगी। अगर यहाँ सही हुआ तो जनता प्रशासन और उन सबका प्रेज करेगी, प्रशंसा करेगी। तो जनता में इस प्रोसेस से जागरूकता जाएगी, जनता न्याय प्रोसेस को समझेगी। ठीक है, जनता अगर उस प्रशासन सही करता है तो जनता प्रशासन में जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जगेगा, जनता प्रशासन का समर्थन करेगी, है ना, और एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी या एक समावेशी लोकतंत्र का निर्माण होगा। तो इस प्रोसेस की वजह से ये चीज लाई गई थी, एंड दैट इज वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छे से इसको ग्लोबली और नेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसको मान्यता मिली। कोई दिक्कत? तो इसमें हम यही लिखें कि भाई जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी गतिविधियां हैं, उनका ऑडिट है, ये उनका लेखा परीक्षा करते हैं। विशेष इसमें यह होता है कि प्रार्थी, संबंधित कर्मचारी, सर्वोच्च अधिकारी तथा जनता, या ब्रैकेट में सभी हितधारक, ऑल स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होते हैं। यह समावेशी प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता, सहभागिता, है ना, और जवाबदेहिता तय होती। ठीक है, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती। कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी। ठीक है, क्लियर है सर। अब आता है करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 2018। अब यार इसमें बहुत आसानी से अपन लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो किसी ने 2 प्रावधान पूछे, बहुत सारे प्रावधान है और जनरल में ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे मैं ऐसा नहीं मानता, जैसे ये सवाल जब मेरे से अप्रूवल लिया गया था तो मैंने ये नहीं माना कि इसमें किसी को एक्ट पता होना चाहिए। जैसे हमारी टीम ने डिस्कस किया था कि सर इस सवाल को कैसे डालेंगे, तो एक्ट पता होना चाहिए। कौन एक्ट पढ़ेगा? पहले तो एक्ट उसमें थे, अब तो है भी नहीं। एक्ट पता नहीं होना चाहिए। एक नागरिक निवासी के नाते अपन को एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन ये लिख सकते थे कि भाई करप्शन करना, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों क्या है? भ्रष्टाचार की श्रेणी में साहब, दोनों अपराध है। मतलब अपराधी इसमें जो भ्रष्टाचार, जो रिश्वत ले रहा है वो भी है और रिश्वत दे रहा है वो भी है। ठीक है, फिर आप बोल देते भाई सजा का प्रावधान है, इसने लिखा सुनवाई का मौका है। ठीक है, फिर इसमें मतलब संपत्ति अटैच करने का है। जैसा अपन नहीं अखबारों में पढ़ते कि उसकी संपत्ति कुर्क कर दी गई, संपत्ति जब्त कर दी गई है। कि एक बच्चा है जो खुद को, हेलो ये तो ये अपन इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अपन को चीजें पता हो। जटिल नौकरशाही प्रणाली किस प्रकार भ्रष्टाचार का कारण बनती है? अच्छा, इस साल में कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, बढ़िया। अब आता है जटिल नौकरशाही प्रणाली किस प्रकार भ्रष्टाचार का कारण बनती है। कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी सिस्टम या प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या प्रोसेस कैसे होगी? भाई जटिल का क्या मतलब? जैसे एग्जांपल मैंने जब मैं तैयारी करता था तब पढ़ा था, कोई लेटेस्ट एग्जांपल नहीं, कि सिंगापुर में अगर तुमको कोई व्यवसाय स्टार्ट करना है तो सिंगापुर में 3 घंटे में तुम व्यवसाय शुरुआत कर सकते हो। मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता है, आपको सब चीजें एक साथ मिल जाए और यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। पर
इंडिया में वही होने में 3.5-4 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। ठीक है, कि ये आके वो नगर निगम आके वाला चमकाएगा, वो जीएसटी वाला चमकाएगा, वो इनकम टैक्स वाला चमकाएगा, है ना, इस तरह की चीजें होंगी बहुत सारी। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक, कि जैसे आप ऑफिसेज में जाओ तो कोई ऐसा बहुत स्मूथ काम नहीं होता है, वो अटका देंगे किसी न किसी बात। 2-3 चीजों से, या तो वो अपनी कलम बचाते हो, या वो पैसा चाह रहे हो, या वो मतलब वो एहसान समझते हैं कि यार मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसको लाभ मिला। अरे भैया, मेरी जमीन मैंने खरीदी, मैंने पैसे दिए, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने गाड़ी खरीदी, तो तुमको मेरा रजिस्ट्रेशन करने में क्या दिक्कत है? तुमको सैलरी किस बात की मिल रही है? पर तुमने गाड़ी खरीदी, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब भैया मेरे साइन से हो रहा है। तुमने कोई चीज ली है, कोई सुविधा ली है, कोई लग्जरी ली है, इसलिए मेरे को पैसा चाहिए, चढ़ावा चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड। जैसे एक जगह सेकेंड आरसी में मैंने पढ़ा था कि हमको जनता को बेनिफिशियरी नहीं समझना चाहिए। लाभार्थी मतलब लोग सेवकों को चाहिए कि वो जनता को बेनिफिशियरी या लाभार्थी समझने की बजाय कस्टमर समझें, ग्राहक समझें। वो ये सोचे और ये कस्टमर है भैया, इसको संतुष्ट करके भेजो, है ना, इसका अच्छे से ध्यान रखो। ऐसा एटीट्यूड नहीं है अपने। यस और नो? तो कठोर नियम, कठोर कानून, है ना, कठोर प्रक्रिया, ठीक है, इस सबसे जटिल नौकरशाही प्रणाली का निर्माण होता है। इसका स्वाभाविक परिणाम है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। इसका स्वाभाविक परिणाम है ना, लाल फीताशाही हो गया, रेड टेपिज्म हो गया, और भ्रष्टाचार, करप्शन, स्वाभाविक परिणाम है। आए दूसरे पे। ये बहुत मतलब एकदम फैक्चुअल और वैसा सवाल था, इसमें कोई लॉजिक हम चाह नहीं रहे आपसे, है ना भाई। इसमें आपको क्लियर बताना था कितने अनुच्छेद और अध्याय है, कोई लॉजिक इसमें नहीं। तो 14 दिसंबर 2005 में ये हुआ, अनुच्छेद 71 और अध्याय 8 इसमें है। लोकपाल की पद मुक्ति के बाद क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? तो लोकपाल इज ए पावरफुल पोस्ट। तो अगर नहीं भी पता है तब भी अपन लिख सकते थे कि भाई कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इनकी सरकारी नौकरी क्या मिलती है, इनको कोई आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं, कहीं गवर्नर बना देते हैं, ठीक है, कोई समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। तो गवर्नर और आयोग का अध्यक्ष तो आप लिख ही सकते थे कि भाई कहीं भी इनको गवर्नर जैसी पद नहीं मिलेगा, कहीं भी इनको अध्यक्ष जैसी चीजें नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर आप लिख सकते थे। तो देखो यही कहा है इन्होंने, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, उसी में कोई डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, है ना, कोई ऐसी क्रूशियल पोस्ट पर इनको नहीं रखा जाएगा। और कोई भी जैसे इनको गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के रूप में इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखें अपन।